हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आप सभी लोगों का सर के ऊपर प्री बोर्ड्स आ चुका है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईएससी, डब्ल्यूबी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कुछ भी बोर्ड में है, आपका प्री बोर्ड इसी महीने कुछ दिनों के अंदर शुरू होने वाला है। तो आज आप सबको लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और आपको इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे प्री बोर्ड्स में, कैसे आप लोग को 100% तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, मतलब आप लोग टू दी पॉइंट, आप लोग जैसे आप लोग एफिशिएंटली काम करेंगे आपको एफिशिएंट आउटपुट मिलेगा। तो कैसे किस तरह से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, उन सब कुछ के बारे में आज मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिखा दूंगा कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, किस तरह से आप लोग टॉपिक्स को समझेंगे, फिर मैं लास्ट में सजेशन के बारे में आऊँगा। तो देखिए, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ एक अंतर होता है कि प्री बोर्ड्स में आप लोगों का दिमाग में बहुत टेंशन रहता है और आपका दिमाग बहुत प्रेशर में रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपके स्कूल के टीचर्स भी थोड़ा स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करते हैं प्री बोर्ड्स में, और बोर्ड्स में थोड़ा आप लोग मैच्योर हो जाते हैं प्री बोर्ड्स देने के बाद कि एक बार दे चुका हूँ, ऐसा ऐसा मैंने गलतियाँ किया था और उस गलतियों को सीख के मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ और उस एग्ज़ाम को, जो मेरा मेन एग्जाम है, मेरा बोर्ड्स है, उसको मैं कैसे फोड़ूँ। अगर ये आपका मन में मनसा रहा तो आप लोगों के लिए बोर्ड्स कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, दोनों के बीच में एक अंतर मैं और भी बोला कि टीचर स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करते हैं और बोर्ड्स में थोड़ा लाइटली कॉपी चेक करते हैं। ये टीचर्स को बोला ही जाता है कि बोर्ड्स का कॉपी आप लोग थोड़ा हल्का से आप लोग चेक कीजिए। बोर्ड्स का कॉपी जब चेक करेंगे थोड़ा आप लोग छोटे छोटे गलतियों को आप लोग इग्नोर कीजिए। लेकिन आप लोग जो स्कूल का एग्जाम देंगे, आपको स्कूल का टीचर आप लोग को पूरा एकदम माइन्यूट से माइन्यूट गलतियों को भी आप लोग नोट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल का टीचर खराब है और बोर्ड्स का टीचर अच्छा है। इसका मतलब ये है आपके स्कूल के टीचर आपको दिखा देने कि कहाँ कहाँ गलती में आपका नंबर काट सकता है। तो प्री बोर्ड्स क्या है बोलिए तो प्री बोर्ड्स एक वार्म अप मैच की तरह है। आप लोग सभी लोगों को पता है कि कोई भी मैच के पहले एक वार्म अप मैच होता है प्लेयर्स का। जब आप उस वार्म अप मैच में प्लेयर्स अपना गलतियाँ देखते हैं, क्या क्या उन लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि फाइनल मैच के पहले वो अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर पाए। तो आपका प्री बोर्ड्स भी वैसे एक वार्म अप मैच है, तो वार्म अप मैच को भी अच्छे से सीरियसली आप लोगों को देना पड़ेगा। तो बेसिकली और एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, क्या सर हमारे पास हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे? हर एक सब्जेक्ट को क्या मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा हर एक सब्जेक्ट को? ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा, आप लोग हर एक सब्जेक्ट को अगर नहीं भी देते हैं, जो साइंस के चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, किसी का कंप्यूटर साइंस रहेगा तो कंप्यूटर, इन चारों सब्जेक्ट को आप लोग को फुल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनको तो आप लोगों को फुल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ही। इनमें आप लोगों को मैक्सिमम, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो मैक्सिमम एफर्ट आपको इन चारों सब्जेक्ट के पीछे देना पड़ेगा। अगर बोलेंगे सर किसी का मेरा पीसीएम है, किसी का मेरा पीसीबी है, तो आप लोग वैसे पीसीएम में तो पीसीएम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे और पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में आप लोग इक्वल प्रेशर देंगे। और आप लोग बोलेंगे तो सर क्या मैं इंग्लिश या मेरा बाकी फिजिकल एजुकेशन, किसी का मेरा बंगाली रहेगा, किसी का हिंदी रहेगा, किसी का कोई भी रीजनल लैंग्वेज रहेगा, किसी का मराठी रहेगा, किसी का कुछ भी जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या इंपॉर्टेंस नहीं देंगे? नहीं, उसको भी इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि दिस सब्जेक्ट्स डिमांड योर अटेंशन। आप लोग अगर अच्छे से अटेंशन नहीं देंगे इन सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट से आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। दिस इज ए यूनिवर्सल रूल। और आप लोग को मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि किसी भी एग्जाम के आप लोग अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन फॉलो करके जाते हैं तो उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आता नहीं। 90% क्वेश्चन वहाँ से कॉमन आता है। कि आप लोग तो इस बार बोर्ड्स देंगे कौन से साल में? बोर्ड्स देंगे आप लोग 2024 में देंगे। ये है आपका प्री बोर्ड्स का टाइमलाइन, प्री बोर्ड्स का टाइमलाइन है आपका 2024 और बोर्ड्स आप लोग देंगे, बोर्ड्स देंगे 2025। या प्री बोर्ड्स 2024 के आप लोग नवंबर में देंगे और बोर्ड्स आप लोग मार्च के समय आप लोग का बोर्ड्स चालू होगा। तो प्री बोर्ड्स में आप लोग को पिछले 5 साल का क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व करके चले जाते हैं तो 90% देखना वहाँ से कॉमन आएगा। मतलब 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, ज़्यादा हो गया 1 2 3 4 5 6 6 साल हो गया। लेकिन इस साल भी जो 2024 का क्वेश्चन आया था, इस साल जो बोर्ड्स का क्वेश्चन आया था, इन 6 क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करके पूरा चल जाते हैं, इसका बाहर से अगर 90% क्वेश्चन कॉमन नहीं आया, इसका बाहर से अगर कुछ भी क्वेश्चन आया तो बहुत ही कम आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं। मुझको आप लोग कमेंट करके बोलना सर मैंने करके गया था एक भी कॉमन नहीं मिला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पिछले 5 साल का क्वेश्चन, 5-6 साल का क्वेश्चन अगर देख के जाते हैं 90% कॉमन नहीं आया तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके गाली देना आप लोग।
मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे इस वीडियो के नीचे के गाली देना कि यहाँ से कॉमन नहीं आया, ये मेरा गारंटी है कि पिछले ये जो 6 साल का क्वेश्चन अगर आप लोग देख के चल जाते इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। और एक चीज़, आप लोग का एग्जाम कितना घंटा का होगा? आप लोग का एग्जाम होगा 3 आवर्स। बोलेंगे सर 3 आवर्स 15 मिनट्स को छोड़ दे, गोली मारिए, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। तो इसमें आप लोग का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। टाइम आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप लोग को अच्छे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होगा तो 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आप लोग को कौन सा टॉपिक में कितना टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग एमसीक्यू, आप लोग क्वेश्चन देखते ही एमसीक्यू चालू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जब भी आप लोग एमसीक्यूज चालू करेंगे, फिजिक्स का अगर मैं बात बोलूँ, हर एक एमसीक्यू आपका कैलकुलेट के बना नहीं आएगा, हर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू नहीं होता, बहुत सारे न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी आता है। तो एमसीक्यू में हमारा बहुत टाइम चला जाता है, तो क्वेश्चन का नंबर तो एक ही रहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा आप लोग को। कोई एज फॉर एग्जांपल दे दिया, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक ऐसा स्क्वायर लूप है, चारों तरफ ऐसा चार्ज है Q माइनस Q, तो इसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देख के तो क्वेश्चन इजी लग रहा है, क्वेश्चन है भी इजी, लेकिन इसको आप लोग करने के लिए कैलकुलेट करके आप लोग करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। हर एक का साइड बोल दिया है, ए करके साइड बोल दिया है, तो सेंटर में कितना आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, दोनों फील्ड या पोटेंशियल कुछ भी दे सकता है। तब आप लोगों को इसको कैलकुलेट करने के लिए ये साइड सब निकाल के, फिर यहाँ से ये निकाल के बहुत कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा एमसीक्यू आप लोग लास्ट में करना शुरू कीजिए। एमसीक्यू पेपर के लास्ट में आप लोग कीजिए। पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, तब एसक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 2 मार्क्स करके, उसके बाद शॉर्ट आंसर जो है 3 नंबर करके, और लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 5 नंबर करके, पहले आप इन क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका वेटेज भी ज़्यादा है, और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आप लोग का डेराइवेशन आता है, इंपॉर्टेंट डेराइवेशन, बहुत सारे डेराइवेशन आप लोग को कॉमन मिल जाएगा। तो डेराइवेशन जब आपको एग्जाम को शुरू में पूरा डेराइवेशन देख के आप लोग के दिमाग में आ जाएगा, शुरू में तो आप लोग डेराइवेशन झट करके सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब एमसीक्यू से अगर शुरू करते हैं, उतना सारा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करते आके लास्ट में जब डेराइवेशन आएगा, आपका दिमाग है ह्यूमन ब्रेन, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, तो तभी अचानक आप लोग सब डेराइवेशन भूल भी सकते हैं। कि मैं एक जैसे ऐसा एक डेराइवेशन आप लोगों का मैं बोल दे रहा हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलेनॉइड का डेराइव करने के लिए। आप सभी लोगों को पता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni, आप लोग को पता है ऐसे करके सोलेनॉइड करके एक एम्पेरियन सरफेस करेंगे। लेकिन अभी तो आप कुछ घर में बैठे आराम से मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये वाला आप लोग इजीली कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब एमसीक्यू आप लोग इतना सारा एमसीक्यू करके आए, फिर एमसीक्यू के बाद 1 नंबर का क्वेश्चन करके आए, फिर जब आप लोग के डेरिवेशन देंगे, आप लोग बोलेंगे क्या था, एम्पियर्स लॉ से था या बायो-सावर्ट लॉ से था। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, होंगे नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप पहले कर लीजिए, फिर कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि आप लोग जो जानते हैं दिमाग में पहले उसको कॉपी में पूरा भर दीजिए। क्योंकि इसके लिए आपको 2 चीज़ होगा, एक होगा आपका नंबर तो सिक्योर्ड हो गया, फिर आपका दिमाग से एक प्रेशर भी कम हो गया कि मैंने इतना सब कर दिया, अभी मैं ये करूंगा। तो जैसे धीरे धीरे कीजिए। और अगर आप सिर्फ एमसीक्यू से शुरू करते आएंगे तो क्या होगा, आपको दिमाग में प्रेशर रहेगा, ये एमसीक्यू करने के बाद मुझे वो पूरा पेपर बाकी है वो करना पड़ेगा। इसी के अंदर अगर एमसीक्यू के अंदर ही आपका 1 घंटा बर्बाद हो गया ना, 1 घंटा बर्बाद हो गया, बाकी 2 घंटा में आप लोग जो करेंगे पूरा बहुत प्रेशर आ जाएगा दिमाग में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले जो आप लोग जानेंगे पेपर के अंदर, आप लोग जो जानेंगे पहले उसको लिख दीजिए। और ऐसा मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, कोई भी रूल नहीं है कि सीक्वेंशियली आपको करना है। आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर जो भी देंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखेंगे, कोई भी टीचर आपका काटेगा नहीं। ये एक रूल है, हम लोग भी कॉपी देखते हैं, हमें भी पता है कि रूल है। बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैंने ये तो लिखना शुरू किया, लेकिन एक्चुअली क्या इसमें होगा कुछ, मैं देख के लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे 1 का 1 लिखा, फिर मुझे 1 का इशारा है, 10 क्वेश्चन ऐसे करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो टीचर नंबर कमेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 1 का 1, फिर आपको 3 का 2 भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। उसको आप सिर्फ नंबर अच्छे से देना, कौन सा क्वेश्चन का कितना नंबर वाला क्वेश्चन है, वैसा करके आप लोग आंसर देना, कोई भी टीचर उसमें नंबर काटेगा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज था, ये आप लोग करना। और एक चीज़, आप लोग का बहुत तरह का भी स्टडी टाइम रहेगा, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। इतने सारे साल में आप लोग ऐसे पढ़ के आ चुके हैं, कोई रात में पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है, कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई लेट नाइट तक पढ़ रहा है। लेकिन आपका बोर्ड का एग्जाम का टाइम हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और ऐसे ही प्री बोर्ड का एग्जाम का टाइम भी फिक्स्ड रहेगा। तो एग्जाम का भी नियरली सबका 1 हफ्ता बाकी है, 1 वीक बाकी है, प्री बोर्ड्स का ज़्यादा तो बाकी नहीं है। तो मैं लास्ट 1 वीक में आप लोग को बोलूँगा, आपके स्कूल का जो प्री बोर्ड का जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। मैक्सिमम सब स्कूल्स में 10:30 या 11 बजे से एग्जाम शुरू होगा। मैक्सिमम सारे स्कूल से 10:30
AM और 11 AM से प्री बोर्ड्स चालू होगा। तो 3 घंटा का एग्जाम होगा। 11 AM से आप लोग 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, तो 11 AM से 2 PM तक आप लोग का एग्जाम रहेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, आपका जो स्लीप शेड्यूल है ये लास्ट एक हफ्ता इसके अकॉर्डिंग कीजिए। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, देर रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ के सुबह के 9 बजे 10 बजे नींद से उठते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का आदत हो गया। अब प्री बोर्ड्स के लिए आप उस दिन सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, फिर उठ के एग्जाम देने चल जाएंगे। लेकिन तो एग्जाम में आप लोग देखो पूरा दिमाग आपका दर्द कर रहा है कि मैं सारा रात सोया नहीं, दर्द कर रहा है, नींद आ रहा है, एग्जाम में ये होगा। तो लास्ट एक हफ्ता, ये जो एक हफ्ता आप लोग करेंगे, आप लोग सोने का कोशिश कीजिए विदिन 11:30 PM। मैंने 10 बजे नहीं बोला, 11:30 PM बोला हूँ, 11:30 PM। और वेक कब सुबह उठेंगे, वेक अप एट 6 PM, 6 AM, सॉरी PM नहीं, 6 AM, 6 बजे के अंदर आप लोग उठ जाइए। मैंने ऐसे भी कुछ मैंने ये नहीं बोला कि बहुत सोइए या बहुत देर जल्दी उठिए, ऐसा मैंने नहीं बोला। 11:30 PM to 6 AM, तो अच्छा से अच्छा नींद आएगा। और एक सप्ताह आप लोग अगर आदत लगा ले, एक हफ्ता आप लोग अगर दिमाग में आदत आ गया, तो वो आदत आप लोग एक हफ्ता के बाद आप लोग का छूटेगा नहीं। मतलब क्योंकि प्री बोर्ड में आप लोग फ्री माइंड में एग्जाम दे पाएंगे। पूरा 6.5 आवर्स का आप लोग का नींद होगा। और स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका दिमाग अगर फ्रेश नहीं रहा, एग्जाम का पहला का दिमाग आपको क्लियर नहीं रहा, आप लोग एग्जाम में कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पता है मुझे याद आ रहा है, सिर में इतना दर्द है, लिखने का मन ही नहीं कर रहा, उधर याद आएगा कि मैं सो जा रहा हूँ, नींद आ रहा है। तो ऐसा आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स था। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये बोलूँगा कि टेंशन फ्री रहिए। टेंशन फ्री आप लोगों को रहना पड़ेगा। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। तो एग्जाम देना पड़ेगा टेंशन फ्री। आप लोग घर में पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन जब एग्जाम देने बैठेंगे आप लोग के दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, और अगर नहीं होता मैं खुद कुछ भी करके मैं आंसर्स को कर लूँगा। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग का ऑटोमेटिक 10 से 20 नंबर बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए, कॉन्फिडेंस अभी कभी भी लो मत होने दीजिए। एग्जाम में जब भी बैठेंगे कॉन्फिडेंस लो। बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्या होगा, कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। और कुछ बच्चे का होगा मैंने सब पढ़ लिया, इसके बाहर से कुछ आके दिखाए। तो इस कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। फिर एग्जाम खराब होता है, अच्छा होता है, बाद का बात है, लेकिन एग्जाम देने से पहले कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टिप्स था। और इसके बाद मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो आप लोगों को बोलता रहूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंस आपके लिए टिप्स था, ठीक है। तो टिप्स आप लोगों को बोल दिया। अभी चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देते हैं। आप सभी लोगों को पता है मैं पढ़ाने का टाइम भी हमेशा बोलता हूँ कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज़ को मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, MCQ का कुछ सजेशन होता नहीं, और MCQ का भी सजेशन होगा जो कि होगा पास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन। पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वहीं से रिपीटेशन आएगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये सजेशन दूंगा कि MCQ के लिए आप लोग पिछले 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन है सारे MCQ करके चले जाइए, ठीक है। तो अभी चलिए थोड़े इन चीज़ों को देखते हैं। तो हाँ, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, अगर सबसे पहले हम लोग शुरू करें, नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे पहले तो स्टेट कूलॉम्स लॉ, उसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म आ सकता है। फिर इसी से थोड़ा आगे जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दोनों जो डेराइवेशन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो दोनों इंपॉर्टेंट डेराइवेशन था क्या क्या, इसी से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, दोनों मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया था, वहां से एक तो आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड परपेंडिकुलर पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये क्वेश्चन भी आप लोग का आ सकता है। इसके बाद इसके बाद स्टेट गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट गॉस थ्योरम। और उसके पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आ सकता है। उसके बाद स्टेट गॉस थ्योरम,
गॉस थ्योरम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गॉस थ्योरम का तीन जो डेराइवेशन था, 3 डेराइवेशन, एक है स्पेरिकल चार्ज, फिर रेक्टेंगुलर लैमिना या लैमिनर चार्ज, और एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या लॉन्ग वायर के लिए जो होगा, तो 3 डेराइवेशन गॉस थ्योरम का, तीनों डेराइवेशंस आप लोग को देख के जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये करने से ही होगा। फिर पोटेंशियल का अगर मैं आऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से आप लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल से आप लोगों को करना पड़ेगा सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। सबसे पहले करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आएगा। और हाँ, एक चीज आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग आपके एग्जाम्पल और बुक का जो एग्जाम्पल्स है उस न्यूमेरिकल्स को देख के जाएंगे तो उसका बाहर से कुछ आएगा नहीं। अगर आप लोग एक वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है, मैं आप लोग को बोलूँगा, आप लोग का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल्स देख के चल जाइए, उसके बाहर से आएगा नहीं। और आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, आप लोग एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है सब देख के चल जाइए, और पिछले 5 साल जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल्स था उसका सॉल्व करके चले जाइए, उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको बेस्ट करके ई दे देगा आप लोग को, वी निकालना है, वी दे देगा, ई निकालना है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेना, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ये देखने से आपका हो जाएगा। इसके बाद है कैपेसिटेंस चैप्टर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 डन, वेरी गुड। इसके बाद अगर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर से मैं आऊँ तो उसमें क्या आएगा देख लीजिए, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर नंबर 3, कैपेसिटेंस से चैप्टर से आएगा। सबसे पहले आएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड, व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड, ये क्वेश्चन आ सकता है। या इसका ऑल्टरनेटिव एक क्वेश्चन आ सकता है, और क्या 1 फैराड कैपेसिटर बनाना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल to make a capacitor of capacitance 1 farad, is it possible to make a capacitor of capacitance 1 farad, क्या ये क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर आपका आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइवेशन आ सकता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप लोग को दे सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करने के लिए दे सकता है। इसके बाद स्पेरिकल कैपेसिटर से आप लोग को न्यूमेरिकल आएगा। स्पेरिकल कैपेसिटर से बहुत कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल आता है। स्पेरिकल कैपेसिटर से आपके कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल आता है क्या, कि लार्ज ड्रॉप से क्या आएगा, स्मॉलर ड्रॉप, या स्मॉल ड्रॉप्स में टूट जाता है, तो लार्ज ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप्स में टूट जाता है, तो कितना पोटेंशियल चार्ज कैसे हमारा वेरी करता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आ सकता है स्पेरिकल कैपेसिटर से। इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। इसके बाद आप लोग का एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटर से आप लोग का जो हमारा जो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है टाइम टू टाइम, कैपेसिटेंस किसको डिपेंड करता है। ये आप लोग का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आप लोग छोड़कर जा सकते हैं, सिलेंडर से क्वेश्चन नहीं आता है। और आप लोगों का कैपेसिटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, डाइलेक्ट्रिक के साथ कैसे वैरी करता है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से न्यूमेरिकल्स आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ से आपका
न्यूमेरिकल आ सकता है। तो कैपेसिटेंस से समझ गए। इसके बाद कैपेसिटेंस के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से आप लोगों को क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से सबसे पहले ओहम्स लॉ और उसका कर्व, ओहम्स लॉ एंड इट्स प्लॉट, आईवी जो प्लॉट है, ओहम्स लॉ का जो आईवी प्लॉट है उसको आप लोग देखना पड़ेगा। फिर यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ कैसे निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग निकालते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल से देख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल्स, आप लोग ये एग्जाम्पल से देख लेना। न्यूमेरिकल्स कहाँ से देखना, बुक का जो टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल्स है वहाँ से आप लोग देख लेना। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल्स है कहाँ से देखना, एग्जाम्पल से आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्वेश्चन आ सकता है, सेल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी आप लोग देख लेना। मैंने वीडियोस में भी उसको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो वहाँ से थोड़ा देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट से और क्या आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ हो गया। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में वो चीज़ देख लेना कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत तरह का आ सकता है। यहाँ से आप लोग किरचॉफ लॉ, इसके बाद बोलूँगा सेल्स कॉम्बिनेशन कर लिया। यहाँ से सेल्स कॉम्बिनेशन में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आप लोग जो अलग अलग कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस देगा इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखने से होगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद है चैप्टर 5 दैट इज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जो दोटो किरचॉफ का लॉ है, टू किरचॉफ्स लॉ, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, और इससे बेस्ड करके आप लोग को न्यूमेरिकल्स आएगा। और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन KCL एंड KVL। बोलेंगे सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जाम्पल और पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो जो है वही देख के जाए, एक्स्ट्रा कुछ देखने का जरूरत नहीं। KCL एंड KVL। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज कीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमारा जो ये डेरिवेशन है P/Q इक्वल्स टू R/S, ये आप लोग डिराइव करना सीख के जाना। इसको डिराइव करने के लिए भी आ सकता है, और इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। इसका न्यूमेरिकल्स तो ईजी है, आप लोग कर भी चुके, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसके बाद आप लोग करेंगे पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर का दो तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, क्या क्या, एक है मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये आप लोग को देखना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और क्या देखना पड़ेगा, और तो क्या कराया था, मेजर ऑफ अननोन EMF, मेजर ऑफ अननोन EMF ऑफ सेल, मेजर ऑफ अननोन EMF ऑफ सेल, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग को पोटेंशियोमीटर से देखना पड़ेगा। और मीटर ब्रिज का आप लोग का वर्किंग प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज का आप लोग को देखना पड़ेगा वर्किंग प्रिंसिपल। तो इससे ये देखने से ही होगा वर्किंग प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये देखने से ही आप लोग का हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ से आप लोग यही देख के रखिए। इसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पावर बोल के एक चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक पावर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोग आएगा नहीं। तो उसमें से क्या देखेंगे मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 डन, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पावर।
कितना नंबर चैप्टर होगा? 6, 7। चैप्टर नंबर 7 होगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से आप लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर से सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा कि जो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल्स, ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद आप लोग देखना कि पावर, मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर कंडीशन, ये वाला देखना, मतलब पी मैक्स का जो कंडीशन है वो कब होगा। उसके बाद जूल्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद आप लोग देखना जूल्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा जूल्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को इस चैप्टर से देखना, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से आएगा नहीं, इन तीनों में से आ सकता है और कुछ देखने का जरूरत नहीं। ओ हाँ, इलेक्ट्रिक करंट में कलर बैंड ऑफ रेजिस्टेंस मैंने नहीं बोला था, उधर से कलर बैंड ऑफ रेजिस्टेंस देख लेना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो कलर बैंड ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद चैप्टर 8, इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को जो आ सकता है, राइट एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। उसके बाद आ सकता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद स्टेट बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? बायो-सावर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म। बायो-सावर्ट लॉ का जो दो डेरिवेशन था, एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर एंड सर्कुलर कॉयल, और इसका जो डेरिवेशन है कहाँ से करे थे हम लोग? बायो-सावर्ट लॉ से डेराइव किए थे। तो ये दोनों डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग वायर और सर्कुलर कॉयल। इसके बाद आप लोग को देखना पड़ेगा स्टेट एम्पियर्स लॉ या स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, और यहाँ से आप लोगों को सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। यहीं से आप लोग करना पड़ेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये आप लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ से आप लोग को डिराइव करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो अगर ये हो जाएगा, इसके बाद ये देख लीजिएगा, इसके बाद आएगा लोरेंस फोर्स क्या है, व्हाट इज लोरेंस फोर्स। इस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट इज लोरेंस फोर्स, व्हाट इज लोरेंस फोर्स। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखे। इसके बाद यहाँ से आप लोग को व्हाट इज 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो आप लोग लाइक पैरेलल करंट से जो डिराइव किए थे, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, वहाँ से मैंने 1 एम्पियर को डिराइव करवाया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, ये थोड़ा देख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। उसके बाद जो एक डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की मैग्नेटिक टॉर्क जो था, एक डेरिवेशन था इंपॉर्टेंट, टॉर्क इक्वल्स टू बीना BI/NA, ये डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से एक चीज़ आ सकता है कि हमारा जो यहाँ से टॉर्क भी आया ना, ये देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक रखिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए और भी क्वेश्चन है, मैं दिमाग में आ रहा था लेकिन यहाँ से देखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा तो न्यूमेरिकल्स आप लोग को कहाँ से देखना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स,
PYQ से आप लोग को देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है वहां से आप लोगों को वहां से देखना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और उन दोनों का बीच में रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हम लोग एच बोलते हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं एम, और इनके बीच में रिलेशन बिटवीन एच एंड एम, इसको थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा, दोनों का डेफिनेशन और उनको बीच में रिलेशन। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इसका रिलेशन आप लोग को रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ जो रिलेशन है, ससेप्टिबिलिटी एंड इट्स ससेप्टिबिलिटी आप लोग जाई साइन से जो डिनोट करते हैं, एंड इट्स रिलेशन विथ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक रिलेशन मैंने आप लोग को करवाया था, जाई और म्यू आर के बीच में रिलेशन आप लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। लिखते लिखते पेन का इंक भी खत्म हो जा रहा है। डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इन चीज़ों का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन रिपेल करता है, कौन अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको तो बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे कहाँ पर, अर्थ का मैग्नेटिज्म में। इसके बाद चल जाएंगे अर्थ का मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एंगल ऑफ डीप, व्हाट इज एंगल ऑफ डीप एंड डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप एंड डिक्लिनेशन। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे साल में ये वाला रिपीटेशन हो चुका है। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप एंड डिक्लिनेशन। उसके बाद क्या आएगा, व्हाट इज आप लोग, हाँ, एंगल ऑफ डीप डिक्लिनेशन। उसके बाद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट का नाम क्या है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है हिस्टैरिसीस लूप का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं पेन में थोड़ा इंक भरता हूँ, तो इंक भी खत्म हो जा रहा है, आप लोग के लिए लिखते लिखते इंक खत्म हो जा रहा है। तो अच्छा बात है, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करेंगे। मुझसे ज़्यादा मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस करना आपको अच्छा से आना चाहिए। सिर्फ मैं फिजिक्स का बोल रहा हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट को आप लोग इंपॉर्टेंस के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं बोल दे रहा हूँ इसको आप लोग करके जाइए, फिर एग्जाम के बाद मुझे आके बोलना कि सर इतना कॉमन आया था, इतना अनकॉमन आया था। मुझे तो लगता है इसका बाहर से आप लोग को बहुत ही कम क्वेश्चन, जो मैं बोल दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे तो एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग का बेनिफिट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चैप्टर से ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। अभी चैप्टर नंबर 10 क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडक्शन चैप्टर से आप सभी लोगों को पता है फैराडेस लॉ और लेंस लॉ। सबसे पहले आप लोग को ये दो लॉस तो अच्छे से जानना पड़ेगा ही, फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ। फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लेंस लॉ का डेरिवेशन, लेंस लॉ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे हम लोग लेंस लॉ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद
हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशन, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन का क्या करना पड़ेगा, यूनिट एंड डायमेंशन, और इसके साथ भी आप लोग को इसका डेफिनेशन भी करना पड़ेगा। क्या, इसका डेफिनेशन भी आप लोग को करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन ये वाला हो गया। इसके बाद व्हाट इज एडी करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एडी करंट, ये करना कि एडी करंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडी करंट के बाद आप लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसको आप थोड़ा देख लेना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये कुछ क्वेश्चन देखने से ही होगा। और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 में आ जाएंगे। 11 नंबर चैप्टर क्या है, इंडक्शन के बाद ही हम लोग करेंगे एसी करंट। इसके बाद ही है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट में आप लोगों को सबसे पहले तो फेजर एंड वेव डायग्राम, फेजर एंड वेव डायग्राम ऑफ आर एल एंड सी सर्किट, आप लोग को ये देखना पड़ेगा फेजर एंड वेव डायग्राम आर एल एंड रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई एंड भी, इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोग को दे देगा एक क्वेश्चन, आप लोग को दे देगा आई इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, तो इसका आई आर एम एस कितना होगा। मैंने कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग को मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, आर एम एस वैल्यू बिटवीन आई एंड वी कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन आएगा। फिर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप लोग का एसी करंट से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का एक तो आएगा, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस देखना पड़ेगा, इम्पीडेंस ट्राइंगल देखना पड़ेगा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्राइंगल, इन सारी चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इसके बाद इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आएगा कि कैसे होता है। व्हाट इज वाटलेस करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज वाटलेस करंट, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, वाटलेस करंट क्या है। उसके बाद क्या देखना, वाटलेस करंट देख लिए। इसके बाद आप लोग का आएगा कि क्यू फैक्टर, से रेजोनेंस कंडीशन, यहाँ से आप लोग थोड़ा रेजोनेंस कंडीशन देख लेना कि रेजोनेंस कंडीशन क्या है। रेजोनेंस कंडीशन से आप लोग का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, यहाँ से एक्स सी इक्वल्स टू एक्स एल से आप लोग रेजोनेंस कंडीशन निकालते थे, वो रेजोनेंस कंडीशन देख लेना। फिर बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर, और एलसीआर सर्किट से बेस करके न्यूमेरिकल्स आएगा। एलसीआर सर्किट से न्यूमेरिकल्स आप लोग देखना, एलसीआर सर्किट न्यूमेरिकल्स देखने से आप लोग सभी सर्किट कर पाएंगे। तो इस चैप्टर से ये देखने से आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट से ये करने से होगा, जल्दी से लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा अभी। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर कितना था, ऑल्टरनेटिंग करंट था चैप्टर नंबर 10 था ना, 7 था हमारा वो वाला, 8 9 10 नहीं 11 था, अभी नंबर 12 था, 11 था, मैं भी भूल जा रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप लोग क्या करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सबसे पहले एम्पियर्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब मैक्सवेल एम्पियर को जो करेक्शन किया था, एम्पियर को करेक्शन करके एम्पियर मैक्सवेल लॉ जिसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये एक्चुअली एम्पियर्स लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। तो मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके बाद एक रिलेशन है C इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ
म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, इसका न्यूमेरिकल्स आएगा बेस्ड करके, इस फॉर्मूला को बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ई टू बी कन्वर्सन एंड वाइस वर्सा, ई टू बी कन्वर्सन एंड वाइस वर्सा। आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट करने दे सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग को देखना पड़ेगा यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस कौन कौन से वेव का देखना, एक्स रे का देखना यूज क्या है, गामा रे का देखना यूज क्या है, फिर यूवी रे का देखना, अल्ट्रावायलेट रे का, फिर रेडियो वेव का देखना, फिर माइक्रोवेव का देखना, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा देखना, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग यहाँ से देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस क्या क्या है। इसके बाद इस चैप्टर से ये देखने से हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑप्टिक्स में चल जाएंगे। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप लोग ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल से जो जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लेना, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एग्जाम्पल देख लेना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या देखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से तो आप लोग पहले स्नेल्स लॉ देखना, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आएगा। फिर आप लोग का लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब ये वाला आएगा। इसके बाद नंबर 4 क्या आएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब। उसके बाद नंबर 4 क्या आएगा, हमारा प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन इन प्रिज्म। यहाँ से I1 इक्वल्स टू I2 ये वाला डेविएशन कंडीशन आया था, मिनिमम डेविएशन कंडीशन इन प्रिज्म। इसके बाद आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था कि म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन A/2, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से ये सब क्वेश्चंस देखने से हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। इसके बाद हम लोग लेंस चैप्टर जो है इसके बाद ही है, नंबर 13, 14 अभी है 15 जो कि है लेंस। ये भी रिफ्रैक्शन के अंदर ही पड़ता है, तो रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस चैप्टर से आप लोग क्या देखना, लेंस चैप्टर से आप लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन। और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है जो स्फेरिकल सरफेस में जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है तब क्या आता है 1μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसका जो डेरिवेशन है ये भी आप लोग देख लेना, इसका डेरिवेशन देख लेना लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद ये वाला डेरिवेशन। इसके बाद क्या करना, इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखना फ्रॉम एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन PYQs ये देख लेना। उसके बाद हमारा पावर ऑफ लेंस, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, पावर ऑफ लेंस। इसके बाद नंबर 16 से अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल के जो चैप्टर है वहाँ से टेलीस्कोप, वो चैप्टर आप लोग स्किप करके भी जा सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं, प्री बोर्ड का पहले बोर्ड्स में मैं बोलूँगा क्या क्या करना है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में आप लोग यहाँ से सिर्फ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन ही देख के चल जाना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आप लोग का बायोलॉजी में भी ये है, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों टॉपिक देख के जाने से आप लोग का हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आएंगे,
तो इसके बाद चैप्टर नंबर 17 डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहां से क्या देखना, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप लोग आएंगे। बहुत सारे चैप्टर है तो इसलिए टाइम भी लग रहा है लिखने के लिए। डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप लोगों को करना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर थोड़ा देखना। इसके बाद हमारा रेनबो, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो का कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो थोड़ा देख लेना। इसके बाद रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, और ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। डिस्पर्सन स्कैटरिंग से ये क्वेश्चंस देखने से ही होगा, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो चुका है। कुछ चैप्टर नंबर 18 क्या है अभी, इसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 18 दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हर साल आता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, और इसी प्रिंसिपल से, हाइगेन्स प्रिंसिपल से ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो इसका डेराइवेशन हाइगेन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हमें डेराइवेशन करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकता है। न्यूमेरिकल्स आप लोग PYQ से देख लेना। इसके बाद और क्या देखेंगे यहाँ से, फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ का एक्सप्रेशन आप लोग थोड़ा देख लेना, इसके एक्सप्रेशन से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स हो गया। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये वाला आ सकता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन से आप लोग का जो ग्राफ है, उस ग्राफ से बेस्ड करके प्लॉट ऑफ द कर्व, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एक ही साथ मैं लिख दे रहा हूँ, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। फिर पोलराइजेशन से आप लोग का मेलस लॉ और ब्रूस्टर लॉ, मेलस लॉ और ब्रूस्टर लॉ, ये दो लॉ आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब चैप्टर नंबर 20। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डुअल नेचर या क्वांटम में। क्वांटम थ्योरी में हम लोग इसके बाद ही अपन घुसेंगे। धीरे धीरे हम लोग 20 नंबर चैप्टर में आ चुके हैं। क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सब कुछ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, प्लॉट एंड न्यूमेरिकल्स आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर से पेन का इंक खत्म हो गया, तब से लिख रहा हूँ, पेन का इंक तो खत्म हो गई। आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चैप्टर वाइज बोल दे रहा हूँ, एट वन शॉट सारे चैप्टर का कंप्लीट कर रहा हूँ। आपके हाथ में 1 वीक है, 1 वीक को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी आपके ऊपर है। तो दोनों को अच्छा से आप लोग फॉलो करने का कोशिश कीजिए। इफेक्ट, इक्वेशन, प्लॉट एंड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद क्या होगा,
ये हो गया। इसके बाद आप लोग को डी ब्रोगली इक्वेशन देखना, डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली का इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आ सकता है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद और कुछ थ्योरी देखने का जरूरत नहीं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स। लास्ट का चैप्टर्स थोड़ा इजी हो जा रहा है, क्वांटम थ्योरी से एटम में जाएंगे, ये सब चैप्टर्स इजी है। शुरुआत का जो चैप्टर्स है उसका आप लोग का थ्योरी बहुत ही हार्ड है, इसलिए अच्छा से आप लोग को देखना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। उसके बाद 21 एटम चैप्टर से, एटम चैप्टर से बोर्स का पोस्टुलेट आप लोग को देखना पड़ेगा, बोर्स पोस्टुलेट। फिर हमारा R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3, इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स, या E इक्वल्स टू -13.6/n², इसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा देखना। फिर हमारा इसके बाद ही आ जाएगा, इसके बाद ही क्या था, रिडबर्ग सीरीज का न्यूमेरिकल्स, रिडबर्ग सीरीज का न्यूमेरिकल्स आप लोग देखना यहाँ से, रिडबर्ग सीरीज का न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है, एटम चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है। रिडबर्ग सीरीज का जो हमारा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामा सीरीज, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन इन लीमन सीरीज, उसको थोड़ा देखना, रिडबर्ग सीरीज का न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हमारे एक्स रेस के अंदर आप एक लॉ था जिसको बोलते हैं मोजले लॉ, इस मोजले लॉ को आप लोग देख के जाना एक्सरे के अंदर। फिर आप लोग क्या बोलते हैं, मोजले लॉ तो हो गया। फिर एक्सरे के बाद आप लोग जो हमारा जो उधर एक पार्ट था न्यूमेरिकल्स था कि हमारे टाइम टू टाइम कैसे हमारा चीज़ होता है, तो उसको आप लोग क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टिन्यूअस एक्सरे के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, इन दोनों चीज़ को थोड़ा देख लेना कैसे होते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेना। तो एटम चैप्टर से ये जानने से ही होगा। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस में चल जाएंगे, 21 दैट इज न्यूक्लियस। सो 20 न्यूक्लियस चैप्टर से हमारा जो तीनों मतलब यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, उन तीनों यूनिट के बीच में रिलेशन बिटवीन क्यूरी, रदरफोर्ड एंड बेक्वेरेल, ये जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये थोड़ा आप लोग देख लेना, तीनों यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हाँ ये हो गया। इसके बाद आप लोग का बाइंडिंग एनर्जी कर्व और मास डिफेक्ट क्या है, ये थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा न्यूक्लियस से, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड मास डिफेक्ट। इसके बाद अल्फा एंड बीटा डीके में क्या होता है कि ये बोल देगा AXZ अल्फा डीके हो गया, तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा दे के करना पड़ेगा। जैसे एक्स फॉर एग्जांपल आपको यूरेनियम 238 से पोलोनियम 206 आ गया, तो कितना सारा अल्फा डीके हुआ, कितना सारा बीटा डीके हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर n इक्वल्स टू n0 e⁻ λt, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या t हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693/λ, ये डेराइवेशन आएगा। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन देख लेना, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हम लोग धीरे धीरे चल जाएंगे अभी क्या, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस जाएंगे, सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, लास्ट का जो टॉपिक उसको भी मैं बोल रहा हूँ क्या क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ तक हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को मैं बोल दे रहा हूँ, वो चैप्टर इजी है, क्या क्या देख के जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत समझने में बहुत कुछ है, लेकिन आपके HS के लिए, हम आपका जो प्री बोर्ड्स है उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या करेंगे 23 में मैं बोल देता हूँ। 23 इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले मैं दोनों पार्ट में करता हूँ। एक है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करना पड़े 23 चैप्टर,
डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। फिर आप लोगों को करना पड़ेगा IV कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो प्लॉट करना पड़ेगा PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ही PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड, इसको हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर, कैसे यूज होता है पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, ये आप लोग देखना। फिर IV प्लॉट ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड में IV प्लॉट आप लोग देख लेना। फिर ऐसा आएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किस मोड में, CE मोड में आप लोग देख लेना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CE मोड। इसके बाद हमारा फोटो डायोड का प्लॉट, फोटो डायोड का भी IV कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटो डायोड का भी IV प्लॉट। बोलेंगे सर आपसे प्लॉट बोले, हाँ इस चैप्टर से प्लॉट ही ज़्यादा आता है, तो फोटो डायोड का भी IV प्लॉट, ये सब देखने से हो जाएगा। और आप लोगों का LED का पार्ट थोड़ा देख लीजिएगा, उधर ही डायोड का लाइट एमिटिंग डायोड, ये आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से देख लेना। और इसके बाद लास्ट चैप्टर जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं इसका कम्युनिकेशन चैप्टर कुछ कुछ बोर्ड्स का है, कुछ कुछ बोर्ड्स का नहीं है, तो मैं बोल दूंगा CBSE में नहीं है लेकिन कुछ कुछ बोर्ड्स में है। तो 24 वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करेंगे बोल दे रहा हूं मैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इसमें आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ आता नहीं, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा कन्वर्सन, ये थोड़ा देख लेना। कन्वर्ट आप लोग को आएगा कन्वर्सन। उसके बाद आएगा एंड, और, नॉर, नैंड, इनका ट्रूथ टेबल और फॉर्मूला, ये थोड़ा देख लीजिएगा। और बुलियन अलजेब्रा सिर्फ थोड़ा देख लीजिए, और कुछ नहीं। और बुलियन अलजेब्रा का जो मैकेनिज्म है, और इसका 25 चैप्टर जो बोलूँगा कम्युनिकेशन, ये CBSE से रिलेटेड है, कुछ कुछ बोर्ड्स में है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। कम्युनिकेशन में चैप्टर में प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये प्लॉट आप लोग करना। उसके बाद व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये 2 क्वेश्चन करके चले जाइए, और कुछ करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना पेन रखता हूँ, खत्म। तो वीडियो का एकदम एंड में हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। मैं फिजिक्स के बारे में बोल सकता हूँ, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आज गया तो आप लोग कमेंट में तो पता ही आके मुझे आप लोग जितना मन में जो भी आता है आप लोग कमेंट्स में करके बोल देना, लेकिन मैं आपके लिए वाला वीडियो ला रहा हूँ। आई होप इसमें से आए। मैंने तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया, अभी आपका काम है इसको अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में अच्छे से सब कुछ फोड़ के आना। तो और कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इतना कंटिन्यूस तब से मैं बोले जा रहा हूँ, मैं भी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।